हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं अणुसंख्यीय गुणधर्म एवं मोलर द्रव्यमान की गणना करना। अणुसंख्यीय गुणधर्म एवं मोलर द्रव्यमान की गणना। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अणुसंख्यक गुण कहते किसे हैं। किसी भी विलयन के ऐसे गुणधर्म या विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या या विलय कणों की या विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। और उस विलयन के अंतर्गत उपस्थित जो विलय पदार्थ है, उस विलय पदार्थ का अपन को क्या ज्ञात करना है? मोलर द्रव्यमान करना है ज्ञात। ठीक है, तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या या विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं, ना कि किस पर? उसके संगठन एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो विलयन के वे गुणधर्म या वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति एवं संगठन पर। अणुसंख्यीय गुण कहलाते हैं। ठीक है, मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलय पदार्थ की मात्रा या सो क्या कह सकते हैं? कणों की संख्या। विलय पदार्थ की मात्रा के स्थान पर क्या कह सकते हैं? कणों की संख्या। ओके, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये जो अणुसंख्यक गुण हैं, ठीक है, वो विलय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान या अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और आगे बढ़ाते हैं, और विलय का अणुभार उसके अणुसंख्यीय गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कैसे कह सकते हैं? अणुसंख्यक गुण इज प्रोपोर्शनल टू 1/अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अणुसंख्यक गुण निम्न 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यीय गुण निम्न 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 है क्वथनांक में उन्नयन, एवोपरेट इन बॉइलिंग पॉइंट। 3 है हिमांक में अवनमन। और 4 है परासरण दाब, जिसके अंतर्गत अपन पहले परासरण पढ़ेंगे, उसके बाद परासरण दाब पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अब अपन इन 4 अणुसंख्यक गुणधर्म
के बारे में जानकारी करेंगे और उनकी सहायता से अपन विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या अणुभार की गणना की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला अणुसंख्यक गुण वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला गुणधर्म कौन सा है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने ये पढ़ाया था आप लोगों को कि राउल्ट का जो नियम है वो राउल्ट का नियम दो प्रकार से दिया गया था, वाष्पशील यौगिकों युक्त या वाष्पशील यौगिकों के लिए, और एक बताया था अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर अपन जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना की जाएगी वो आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए किया जाएगा, के आधार पर अपन क्या निकालेंगे? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया था अपन ने राउल्ट के नियम के अनुसार कि कोई अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन है उस विलयन का जो वाष्पदाब होता है, कुल वाष्पदाब होता है, वो वाष्पशील विलायक की वाष्पदाब के बराबर होता है। ठीक है ना, और उस स्थिति के अंतर्गत जो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है उनका वाष्पदाब जो हुआ करता है वो विलायक की मूल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अपन इसको निकालने के लिए वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के डेरिवेशन को करने के लिए ये राउल्ट के नियम से अपन चलते हैं। तो राउल्ट के अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब किस पर डिपेंड करता है भैया? विलायक के वाष्पदाब पर। वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है, क्योंकि जो विलेय होता है वो विलेय कैसा भैया? अवाष्पशील है, वो वाष्पित नहीं होगा, और जब वाष्पित नहीं होगा, एवोपरेट नहीं होगा, तो उसका वाष्पदाब बनेगा नहीं। इसलिए वाष्पदाब इस स्थिति में किस पर डिपेंड करेगा? विलायक के वाष्पदाब के रूप में दिया जाता है या होता है। इसलिए तो इसमें बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बताया था इससे पहले कि जो विलयन का जो वाष्पदाब होता है वो उसको तो माना था अपन ने P, अर्थात P विलयन का वाष्पदाब इजिकल टू किसके भैया? विलायक के वाष्पदाब अर्थात PA के बराबर होता है। और विलयन का जो वाष्पदाब है, राउल्ट का नियम क्या कहता है? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब विलायक की मूल अंश के समानुपाती होता है। और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब विलायक की मूल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात P इज प्रोपोर्शनल टू XA, P इज प्रोपोर्शनल टू XA। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका P0A इंटू XA। ठीक है, P0A क्या है भैया? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, जहाँ P0A शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है और XA क्या है? विलायक की मूल अंश है। ठीक है, और P क्या है भैया?
विलयन का कुल वाष्प दाब है। ओके, यहाँ पर अपन जानते हैं चूंकि एक्स ए इजिकल टू होता है 1 माइनस एक्स बी, इस वाले वैल्यू को यदि अपन ऊपर वाले फॉर्म समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसलिए विलयन का वाष्प दाब P इजिकल टू क्या हुआ, P0A 1 माइनस एक्स बी। सॉल्व करें इसको, P0A माइनस P0A इंटू एक्स बी हो गया। अब इसके अंतर्गत इस स्थिति से अपन क्या कर सकते हैं भैया, इस वैल्यू को इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जब अपन इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है P0A एक्स बी इजिकल टू P0A माइनस P। P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पहले बताया था, इसको अपन कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, कमी। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं या करके एक्स बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, P0A माइनस P बटे आपका P0A। ठीक है, ये हो गया आपका वाष्प दाब का अवनमन, जहाँ P0A माइनस P को अपन लिख सकते हैं डेल्टा P। ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन है। तो इसको लिख सकते हैं, तो एक्स बी इजिकल टू क्या हो गया, डेल्टा P बटे हो गया आपका P0A। ये समीकरण नंबर 2 कह दो, या करके इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अर्थात अवाष्पशील विलयुक्त विलयन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन को कैसे दिया है, डेल्टा P एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या बोला है, P0A, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो विलय की मोल अंश के समान या बराबर होता है। ठीक है, अर्थात अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो विलय की मोल अंश के कैसा होता है, बराबर होता है। अब इस आधार पर अपन आपको क्या निकालेंगे भैया, विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान की कैलकुलेशन की जाएगी। विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, विलय पदार्थ का जब मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ से अपन समीकरण नंबर जो 2 है उसमें अपन लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो एक्स बी है, विलय पदार्थ की जो मोल अंश है वो किसके बराबर होगी, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ध्यान दीजिए, ए और बी विलय है और ए क्या है भैया, विलायक है। तो मोल अंश अपन ने इस प्रकार से पहले दिया हुआ था।
तो यहाँ से अपन ज़रा देखिएगा कि ये आपका क्या हो गया, एक्स बी की वैल्यू हो गई। इसलिए समीकरण 2 से क्या लिखा जा सकता है भैया, P0A माइनस पी बटे P0A। इसको इधर लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका एन बी बटे एन ए प्लस एन बी के बराबर। अब यहाँ से देखते हैं अपन कि यदि विलयन अति तनु हो, यदि विलयन अत्यधिक तनु हो, जब विलयन अत्यधिक तनु होगा तो उसके अंतर्गत विलय की जो मात्रा है वो विलायक की अपेक्षा कैसे होगी, बहुत कम होगी। तो कैसे लिख सकते हैं, एन बी इज लेस देन एन ए। इसलिए P0A माइनस पी बटे P0A इजिकल टू एन बी बटे क्या होगा भैया, एन ए के बराबर हो गया। अब यहाँ पर अपन को यदि विलेय पदार्थ और विलायक की मोल संख्याएं नहीं दे रखी हों, उनके द्रव्यमान दे रखे हों, क्योंकि अपन को अणुभार मोलक द्रव्यमान की कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मोल संख्या को अपन इस तरह से नोट करें। चूँकि एन ए इजिकल टू क्या होगा भैया, डब्ल्यू ए बटे उसका एम ए, अर्थात उसके द्रव्यमान में मोल द्रव्यमान का या अणुभार का क्या लगा दें, भाग लगा दें। और एन बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे आपका एम बी। इन दोनों की वैल्यू को इसमें रख दिया जाए तो अपन का जो फॉर्मूला बन जाता है वो इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं, P0A माइनस पी बटे P0A इजिकल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे हो गया आपका डब्ल्यू ए बटे एम ए। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया डब्ल्यू बी इंटू आपका एम ए बटे हो गया आपका एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हो गया आपका P0A माइनस पी बटे आपका P0A के बराबर हो गया। इस सूत्र की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी अर्थात विलेय का अणुभार इजिकल टू क्या हो जाएगा भैया, डब्ल्यू बी बटे आपका डब्ल्यू ए इंटू एम ए इंटू हो गया आप लोगों का P0A बटे P0A माइनस पी। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 की सहायता से किसी विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये ही आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया भैया न्यूमेरिकल्स के लिए। एम बी इजिकल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए इंटू P0A अपॉन P0A माइनस पी। बस दाब का अवनमन उतार लीजिए। इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, बेंजीन क्या है, विलायक, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील
अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो तो विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? बेंजीन का अणुभार आपको दिया हुआ है 72/678 ग्राम प्रति मोल, ये दिया हुआ है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया आपको? किसी ताप पर बेंजीन क्या है? विलायक। तो शुद्ध विलायक का क्या दिया हुआ है? वाष्प दाब दिया हुआ है। तो विलायक शुद्ध विलायक बेंजीन है का वाष्प दाब क्या कह सकते हैं? P0A से इसको प्लस किया है 0.850 बार, ठीक है। और विलेय पदार्थ कितना है? विलेय पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान WB कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम, ठीक है। विलायक कितना दे रखा है? विलायक कौन है? बेंजीन का द्रव्यमान या मात्रा WA कितना दे रखा है? 39 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब कितना दे रखा है भैया? विलयन का वाष्प दाब यानी P दे रखा है 0.845 बार। इसलिए हम जानते हैं कि विलेय पदार्थ का अणुभार कितना हो जाएगा भैया आपका? WB × MA बटे WA × P0A बटे P0A माइनस P। ये अपन का न्यूमेरिकल के लिए सूत्र ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है। WB कितना है? 0.5 ग्राम इंटू MA कितना दे रखा है? MA ये रहा आपका विलायक 78 बटे WA कितना है? 39 इंटू P0A कितना है? 0.850 बटे 0.850 माइनस 0.845। इसको सॉल्व कर लें, 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया। तो 1 इंटू 0.850 बटे कितना बचेगा भैया आपका? 0.005। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये कितना बचा आपका? 850 बटे आपका 5। वैल्यू कितनी आई? MB ये होगा 5 एकम 5, 5 7 35 0 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उतार लीजिए। चलते हैं और अणुसंख्यक गुण दूसरा है नंबर 2, क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन, एवोपरेट इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है भैया? वृद्धि, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन।
क्वथनांक में उन्नयन के लिए अपन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि किसी द्रव पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है। तो बात करते हैं क्वथनांक की। साधारण भाषा के अंतर्गत बॉइलिंग पॉइंट, साधारण भाषा के अंतर्गत अपन कहते हैं किसी द्रव पदार्थ का उबलना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। द्रव पदार्थ का उबलना क्वथनांक कहलाता है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा के अंतर्गत कोई भी द्रव पदार्थ कब उबलेगा, यदि अपन धरातल पर बात करते हैं तो धरातल पर, और एक अपन ऊंचाई पर जा करके उसी द्रव पदार्थ को, जल को ही उबालते हैं, तो फर्क उसमें अंतर ये आता है कि धरातल पर तो उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अधिक होता है अपेक्षाकृत ऊंचाई या पहाड़ी इलाकों से। तो यहाँ पर वही जल 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, ऊंचाई पर थोड़ा सा चले गए, पहाड़ी इलाकों पर चले गए, तो वहाँ पर जो जल है वो आपका 100 के स्थान पर थोड़ा पहले बॉयल हो रहा है। तो इसलिए भैया इसमें अंतर क्या हुआ, ये अंतर जो क्वथनांक में जो अंतर हो जाता है एक ही पदार्थ, एक ही द्रव पदार्थ का, वो डिपेंड करता है किस पर, उसके वातावरण के दाब पर डिपेंड करता है। इसलिए दाब इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो दाब को सबमिट करने के लिए, दाब को इसके अंतर्गत कंबाइन करने के लिए अपन इसकी परिभाषित इस प्रकार से करते हैं, तो किसी भी द्रव पदार्थ का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। किसी भी द्रव पदार्थ का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो कैसे लिखें इसको, किसी द्रव पदार्थ का, किसी द्रव पदार्थ का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब से कोरिलेट हो रहा है, ध्यान दीजिए, जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो किसी द्रव पदार्थ का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। अब ये जो क्वथनांक होता है, अभी बता रहे थे कि ऊंचाई पर उसका क्वथनांक कम हो गया द्रव पदार्थ का, जल का, और धरातल पर उसका क्या है, वायुमंडलीय दाब अधिक होने की वजह से। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब होता है एक्यूरेट 1.013 बार या एटमॉस्फेयर, या एक वायुमंडलीय दाब कह सकते हैं इसको। ठीक है भैया। अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब जरा देखिएगा, किसी भी शुद्ध विलायक के अंतर्गत कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, वाष्प दाब को किसके, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का तो फिक्स हो जाएगा वहाँ पर, वायुमंडलीय दाब को बराबर करने के लिए उसके ताप में क्या करनी पड़ेगी भैया, वृद्धि करनी पड़ेगी। इसलिए उसका क्वथनांक कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो हम क्या कह रहे थे कि यदि किसी शुद्ध विलायक के अंतर्गत कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इस कमी को बराबर करने के लिए, इस कमी को बढ़ाने के लिए या वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसके ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसलिए द्रव पदार्थ या विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि या उन्नयन हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसको नोट करते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक जैसे जल, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ या विलेय पदार्थ जैसे चीनी, शर्करा, सुक्रोज, अवाष्पशील नमक, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में
कमी हो जाती है, अवनमन हो जाता है। वासदाम में कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को बराबर करने के लिए वर्णदाब के कमी हो जाती है, जिसे या जिसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसके ताप में वृद्धि करनी पड़ती है, फलस्वरूप विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक जैसे जल है, इसमें क्या है? जल है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, शुद्ध विलायक जल है इसके अंतर्गत, और इस जल के अंतर्गत मान के चलते हैं कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, जैसे सुक्रोज, चीनी मान लीजिए, विलेय है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत यदि मान के चलते हैं अपन ने 2 ग्राम चीनी घोली, एक विलयन ये बन गया आपका। ये क्या हो गया आपका? विलयन फर्स्ट। ये कह दिया, ये विलयन फर्स्ट कह दो इसको एक, और इसी को दूसरे के अंतर्गत कह लीजिए। इसके अंतर्गत इसमें भी अपन ने जल भर दिया, चीनी इसके अंतर्गत डाली है, लेकिन यहाँ पर कितना डाल दिया मान के चलते हैं? 5 ग्राम चीनी को इसमें डिजोल्व कर दिया। ये बन गया आपका विलयन सेकंड। तो जितना अधिक अपन अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलायक के अंतर्गत घोलते हैं, तो उसके वाष्पदाब में उतनी ही कमी आती है, और वाष्पदाब में जितनी कमी होगी उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसके ताप को उतना ही अधिक बढ़ाना पड़ता है। फलस्वरूप उसके क्वथनांक में उतनी ही अधिक वृद्धि हो जाती है, उन्नयन हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसके अंतर्गत अपन ने 5 ग्राम चीनी मिलाई, इसके अंतर्गत अपन ने 2 ग्राम चीनी मिलाई, तो बना हुआ जो विलयन सेकंड है उसके क्वथनांक में विलयन फर्स्ट की अपेक्षा उन्नयन अधिक होता है। ठीक है ना? तो इन स्थिति के अंतर्गत तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन सेकंड का क्वथनांक में उन्नयन, विलयन सेकंड के क्वथनांक में उन्नयन विलयन फर्स्ट की अपेक्षा अधिक होता है। विलयन सेकंड के क्वथनांक में उन्नयन विलयन फर्स्ट की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ जितना अधिक डिजोल्व विलेय किया जाता है, उसका वाष्प दाब उतना ही कम हो जाता है, और जितना वाष्प दाब कम होगा उसके क्वथनांक में उन्नयन उतना ही अधिक हो जाता है, या उसके ताप में उतनी अधिक वृद्धि करनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन। अब इस क्वथनांक में उन्नयन के लिए अपन ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ की सहायता से इसके अपन अणुभार की गणना की जाएगी। अब जरा देखिए यहाँ पर, इसमें अपन एक शुद्ध विलायक ले लेते हैं और एक विलयन लेते हैं। आइए, माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक
बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक टेम्परेचर होता है, इसको अपन TB0 से प्रदर्शित करेंगे। माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 एवं विलयन का क्वथनांक TB हो तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, हो तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, अधिक में से कम को घटा दीजिए, तो TB माइनस TB0, इसको अपन डेल्टा TB कह सकते हैं, डेल्टा TB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ खींचते हैं शुद्ध विलायक और विलयन के लिए इस तरह से। ये ग्राफ है आप लोगों का भैया वाष्प दाब और ताप के मध्य, वाष्प दाब और ताप के मध्य। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो शुद्ध विलायक ले लिया, वायुमंडलीय दाब कितना है भैया, वायुमंडलीय दाब को अपन ने एक वायुमंडलीय दाब फिक्स कर दिया, ये एक वायुमंडलीय दाब, ये इसके पैरेलल रेखा हो गई। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक के लिए और विलयन के लिए जो वक्र खींचे जाते हैं वो वक्र इस प्रकार से आप लोगों के पैरेलल आते हैं, इस तरह से। एक तो है आपका शुद्ध विलायक, ये तो भैया आपका शुद्ध विलायक, और ये किसके लिए भैया, विलयन के लिए है। इन दो बिंदुओं पर यहाँ पर ये क्या है आपका, मान के चलते हैं वक्र है AB और C और आपका D, जो एक वायुमंडलीय दाब कितना है भैया आपका, ये वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की वैल्यू कितनी है 1.0। वायुमंडलीय दाब पर ये आपके वक्र बिंदु आपका E और F पर काट रहे हैं। ठीक है, इनसे अपन यदि ताप अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये ताप अक्ष को इन बिंदुओं पर जाकर के क्रॉस करते हैं, इस तरह से। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी शुद्ध विलायक के लिए TB0 और ये हो गया आपका TB। यही माना है अपन ने, विलयन का क्वथनांक कितना माना था TB और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना माना TB0। इन दोनों का जो अंतर होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो कितना भैया, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको डेल्टा TB से प्रदर्शित किया है। ठीक है, अभी अपन बता रहे थे कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो कितना होगा, डिपेंड करता है अपन ने कितना विलेय पदार्थ को, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला है। ओके, तो आपका यहाँ पर जो आपका होगा अवाष्पशील क्वथनांक में उन्नयन, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपका, ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्प दाब का जो अवनमन होता है, वाष्प दाब वो आपका विलेय पदार्थ की मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो जो डेल्टा TB है, वाष्प दाब अवनमन जो डेल्टा P जो वैल्यू है, डेल्टा P वाष्प दाब का अवनमन, वो किसके बराबर था आपका भैया, इज प्रोपोर्शनल टू XB के बराबर था। ठीक है, और वाष्प दाब जो अवनमन है वो किसका है, क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं राउल्ट के नियम से, क्या लिख सकते हैं, राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल अंश के
समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू XB। ठीक है। और जो वाष्पदाब में अवनमन है वो क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती होता है, और वाष्पदाब में अवनमन क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती होता है। अर्थात कैसे लिख सकते हैं? अर्थात डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। तो अपन ये कह सकते हैं कि डेल्टा P समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? XB के बराबर। इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू XB लिख सकते हैं। यहाँ पर इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो ये हो गया आपका K इंटू XB के बराबर डेल्टा TB। जहाँ K क्या है भैया? जहाँ K है एक समानुपाती स्थिरांक है, जहाँ K एक समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है। अब जरा देखिए कि जो XB की जो वैल्यू है उस XB की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करना पड़ेगा। XB क्या है? मोल अंश है विलेय पदार्थ का, और मोल अंश को पहले बता रखा था कि मोल संख्या B की बटे आपका विलयन की कुल मोल संख्या। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं चूंकि XB इजिकल टू हो जाएगा आपका NB बटे NA प्लस NB। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? अतः डेल्टा TB इजिकल टू K इंटू NB बटे NA प्लस NB। तो यहाँ पर अपन विलयन को क्या मान लेंगे? अति तनु विलयन मान लेंगे। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, यदि विलयन अति तनु हो तो क्या हो जाएगा? NB इज लेस देन NA। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? T डेल्टा B इजिकल टू K NB बटे आपका NA। यहाँ पर अपन NA और NAB की वैल्यू लगा देते हैं। मोल संख्या के स्थान पर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, उनका अणुभार का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ WB, तो ये क्या हो जाएगा आपको भैया? K इंटू WB बटे आपका MB, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या? MA अपॉन क्या हो गया? WA हो जाएगा। ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जो आपका विलायक है A, उस विलायक का अणुभार निश्चित होता है। विलायक का अणुभार क्या होगा भैया? निश्चित होता है। तो डेल्टा TB, यहाँ जरा देखिए इस सूत्र के अंतर्गत MA इंटू K, चूंकि किसी विलायक का अणुभार MA निश्चित होता है और K एवं MA का गुणनफल भी एक स्थिरांक होगा, जिसे क्या होगा? K इंटू MA को दिया जाएगा भैया KB से। KB से दिया जा सकता है। इसलिए डेल्टा TB इजिकल टू, तो K इंटू MA के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? KB।
तो ये हो गया आपका KB इंटू WB बटे क्या बचा भैया आपका MB इंटू WA। ये जो WB बटे MB इंटू WA है वो कहलाती है आपकी मोललता। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। जहाँ KB क्या है भैया? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक है, या इसको अपन कह सकते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। और WB बटे MB इंटू WA क्या है भैया? मोललता है। इसलिए T डेल्टा B इजिकल टू KB इंटू स्मॉल m। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 3 से क्या कह सकते हैं कि जो T डेल्टा B है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होती है। मोललता के समानुपाती होती है। इस समीकरण की सहायता से आगे चल करके क्वथनांक उन्नयन के आधार पर विलेय पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। आइए, तो अणुभार या मोलर द्रव्यमान की गणना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अपन समीकरण 3 से डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? मोललता। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? मोललता स्मॉल m की जो वैल्यू है वो क्या है भैया? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल संख्या। तो मोललता इक्वल टू लिखा जा सकता है WB बटे MB इंटू WA इंटू आपका 1000। WA किस में है? ग्राम में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भैया आपका? चूँकि मोललता इक्वल टू क्या हो गया ये, इसलिए T डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू आपका WA। या इसको लिख सकते हैं MB इजिकल टू क्या हो जाएगा? KB WB इंटू 1000 बटे T डेल्टा B इंटू WA। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 की सहायता से किसी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना की जा सकती है। कब भैया? जब आप लोगों को क्वथनांक में उन्नयन दे रखा हो, ठीक है, विलेय और विलायक के द्रव्यमान दिए हुए हों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा देखिए थोड़ा सा आप लोग कि ये जो आपकी वैल्यू है KB,
मोलल उन्नयन स्थिरांक, या अपन क्या कह सकते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की जो वैल्यू होती है Kb, और इसकी वैल्यू जो आपकी होती है वो एक निश्चित होती है किसी विलायक के लिए, और इसको अपन सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा Kb क्या है भैया, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जो किसी विलायक के लिए निश्चित हुआ करता है। ठीक है, सूत्र क्या जाता है, Kb = MARTB का स्क्वायर बटे डेल्टा H VAP, या वाष्पन कह सकते हैं, वेपर, इनटू आपका 1000। ये सूत्र होता है, जहां Ma क्या है भैया, विलायक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, R क्या है भैया, गैस स्थिरांक, Tb क्या है भैया, क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, डेल्टा H VAP या वाष्पन, ये है आपकी गुप्त ऊष्मा। द्रव की गुप्त ऊष्मा, या इसको कह सकते हैं वाष्पन ऊष्मा। ठीक है, इस सूत्र से भी अपन ज्ञात कर लेते हैं किसका मान भैया, Kb का मान। ओके, इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आइए, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन क्या है, विलायक, ध्यान दीजिए, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। कितना है भैया, 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 354, कितना भैया, 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि आपको क्या दे रखा है, विलायक के लिए Kb का मान दे रखा है, बेंजीन के लिए Kb = कितना, 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है रखा है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे आने वालों के लिए जो Kf हिमांक अवनमन आएगा स्थिरांक,
उसका भी मात्रक यानी Kb और Kf का मात्रक दोनों का सेम होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, सॉल्व करें इसको। दिया हुआ है बेंजीन का क्वथनांक, विलायक है। बेंजीन कौन है भैया, विलायक, शुद्ध विलायक है। बेंजीन का क्वथनांक TB0 दे रखा है 353.23 केल्विन। ठीक है, और भैया विलयन का क्वथनांक कितना है, विलयन का क्वथनांक बोले तो TB कितना दे रखा है, 354.11 केल्विन है। विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है, विलेय का द्रव्यमान आपको दे रखा है WB 1.80 ग्राम। ठीक है, और भैया विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलायक बेंजीन WA का द्रव्यमान। ठीक है, इस तरह से लिख लो, बेंजीन का द्रव्यमान WA कितना दे रखा है, 90 ग्राम। ये चीज़ आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो डेल्टा T भी निकाल लेते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कितना हो जाएगा, T डेल्टा B इक्वल टू TB माइनस TB0 कितना आ जाएगा, TB कितना दे रखा है आपको, 354.11 माइनस 353.23 कितना हो जाएगा इसका, ये आप लोग घटा देते हैं। 354.11 में से 353.23 घटा देते हैं, ये बच गया आपका 8, ये हो गया आपका 8। ठीक है, 8 3 11 और ये हो गया 10, 8 और 2 10, ये हो गया आपका 0.88 आ गया। तो ये हो गया आपका 0.88 केल्विन। ओके, आगे चलते हैं। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको MB ज्ञात करना है, जबकि बेंजीन के लिए MA का वैल्यू कितना होगा, फिक्स है। तो हम जानते हैं कि MB इक्वल टू, अभी सूत्र ड्राइव किया था अपन ने, MB इक्वल टू क्या निकल के आया था भैया आपका, तो हम जानते हैं कि MB इक्वल टू क्या हुआ, KB इंटू WB बटे आपका T डेल्टा B इंटू WA इंटू हो गया आपका 1000। ठीक है, तो यहाँ पर KB की वैल्यू कितनी है भैया, KB आपको दे रखा है 2.53, WB कितना दे रखा है 1.80, 1000 बटे T डेल्टा B 0.88 इंटू WA दे रखा है 90 ग्राम। तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, तो ये बच गया आपका MB इक्वल टू 253 इंटू 180 इंटू आपका 1000 बटे आपका 88 इंटू 90 इंटू यहाँ पर 2 0 से 2 0 तो 2 0 शेष बचेंगी इंटू 2 0। ठीक है, पहले 0 से 0 हटा देते हैं, 2 0 कट गई, 1 0 इससे कट गई, 9 दूनी 18 हो गया 20 बार, और ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 44। अब आपका कटेगा नहीं, 253 पर 1 0 बटे आपका 44। ठीक है, तो ये आपका MB की जो वैल्यू आएगी
वो कितना आ जाएगा भैया आपका 44 में 253 का जब भाग लगाएंगे तो ये लगभग 4 चौके 16, ठीक है। 8 चौके 32, 7 बार, 7 चौके 28, 6 बार जाएगा लगभग। तो 6 ये हो गया आपका 44 इंटू 6 चौके 24, 24 और 2 26, 264। ये तो 5 बार जाएगा लगभग। 5 चौके 20 और 2 22, 220। तो ये हो गया आपका 5। 253 में से 220 गए तो आपका 33 और ये हो गया आपका 330 और ये आपका 8 बार दे देते हैं। आपका कितनी बार भैया 8 बार दे देते हैं। तो 8 बार यदि अपन देंगे इसमें तो लगभग ये कितना आ गया ग्राम मोल इनवर्स हो गया, ग्राम प्रति मोल, ठीक है।